क्या हो स्ट्रैटेजी, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट के गजेंद्र नागपाल। लेकिन उनसे बात करने से पहले देख लेते हैं आज बाजार में कैसा कारोबार रहा। 3 दिन की लंबी छुट्टियों के बाद जब शेयर बाजार खुला तो निवेशकों के हॉलिडे मूड को कायम नहीं रख पाया। विदेशी बाजारों से मजबूत संकेत के दम पर बाजार 1% की मजबूती के साथ खुले। निफ्टी 5150 तक गया, लेकिन मुनाफा वसूली का दबाव ऐसा हावी हुआ कि बाजार नीचे गिरते चले गए। ये दबाव यूरोपीय बाजार खासकर वहां से आया और साथ ही डाउ फ्यूचर्स भी एक वीकनेस के संकेत दे रहा था। महंगाई दर में गिरावट के आंकड़े भी बाजार का मूड नहीं सुधार पाए और कारोबार के अंत में सेंसेक्स करीब 100 पॉइंट और निफ्टी 37 पॉइंट गिरकर बंद हुआ, यानी कि अहम लेवल जो है 5050 का, उसके नीचे चला गया निफ्टी। अगर आप छोटे मजॉरिटी शेयरों में देखेंगे बिकवाली ज्यादा था, यानी मार्केट ब्रेथ नेगेटिव थी, और आप देखेंगे मिड कैप इंडेक्स 0.25% और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.25% नीचे आया। सेक्टरल कारोबार के हिसाब से देखें तो रियल एस्टेट को मार सबसे ज्यादा पड़ी, लगभग 5% ये इंडेक्स नीचे गया। इसके अलावा मेटल्स, बैंक्स, कैपिटल गुड्स इंडेक्स भी 1.5 से 2% नीचे आए। अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों में जबरदस्त पिटाई हुई। अगर आप देखेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन जहां 7.5% की गिरावट थी, रिलायंस पावर में गिरावट थी, और कुछ हद तक तो नतीजों का भी असर हमने देखा, स्पिल ओवर होता हुआ नजर आया। अगर आप देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों में भी भारी गिरावट थी, तो आईवीआरसीएल ले लीजिए, वो 19% नीचे गया। पुंज लॉयड में 19% की गिरावट थी। तो ये कुछ और काउंटर्स थे जिनमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। साथ ही प्रोमोटर के शेयर गिरवी रखे जाने की अटकलों के बीच केएस ऑयल 31% से ज्यादा गिरकर अपने फेस वैल्यू के नीचे चला गया। लेकिन बाजार को थोड़ा सहारा जरूर मिला आईटी दिग्गज से, चाहे वो इन्फोसिस हो, टीसीएस हो, साथ ही बीएचईएल और भारती ने बाजार को और ज्यादा गिरने से कुछ मदद की। ये तो था बाजार का हालात। बात करेंगे कि बाजार में आगे क्या करना चाहिए, ये बताने के लिए हमारे साथ हैं यूनिकॉर्न इन्वेस्टमेंट के गजेंद्र नागपाल। गजेंद्र, क्या हो रहा है? क्योंकि अच्छे संकेत थे ग्लोबल मार्केट के, निफ्टी ने रिकवरी दिखाई, 5150 तक गया, लेकिन फिर वहां पर टिक नहीं पाया। तो क्या बाजार में अभी भी वीकनेस है? ये सेल ऑन रैली वाला बाजार है? देखिए, आज का जो बाजार है इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से देखना चाहूंगा, क्योंकि मार्केट हमारे यहाँ पे कल बंद थी, इसलिए ग्लोबल मार्केट्स ने कल जो थी उनका डबल इम्पैक्ट था। इसलिए लगभग ये फॉरगोन कंक्लूजन मान लिया गया था कि भाई मार्केट जो है वो गैप अप ओपनिंग करेगा। सुबह निफ्टी भी अगर आप देखें, जो एसजीएक्स निफ्टी है वो भी कंसिडरेबली हाई था। जब मार्केट उतना ऊपर नहीं खुली जितना एसजीएक्स निफ्टी था, तो कहीं ना कहीं इस बात के संकेत मिलने शुरू हो गए थे कि भाई जो मार्केट है वो शायद हायर लेवल पर सस्टेन नहीं करेगी। और साथ ही साथ जैसे भी आपने फरमाया कि यूरोप के जो संकेत थे वो भी कोई उतने पॉजिटिव नहीं थे, डाउ के फ्यूचर्स के संकेत इतने पॉजिटिव नहीं मिल रहे थे, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक हायर लेवल के ऊपर एक थकान सी महसूस करनी शुरू कर दी थी। जो इस पॉइंट इन टाइम पे माहौल है वो माहौल यही है कि जो हमारी मार्केट्स हैं वो अपना बजाय किसी अपना डायरेक्शन दिखाने के इंटरनेशनल मार्केट्स की जो डायरेक्शन है उसकी डांस। तो गजेंद्र, इसका क्या मतलब है? क्या डाउन साइड अभी भी है बाजार में? क्या बाजार यहाँ से और नीचे जा सकते हैं? 5000 के नीचे निफ्टी देखते हैं आप? नहीं, मुझे नहीं लगता कि 5000 के निफ्टी अगर मार्केट ह्यूस्टन के मोमेंटम में कभी चला जाए, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं करेगा, बिकॉज वहां पे हमने पिछली बार भी डोमेस्टिक मनी आते हुए मार्केट में देखी थी। आई थिंक जो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हैं या हमारे जो डोमेस्टिक फंड्स अदरवाइज हैं, उनको कहीं ना कहीं कंफर्ट दिखता है कि 5000 के नीचे की निफ्टी के ऊपर वैल्यूएशंस जो हैं वो रीजनेबल हैं। और जो भी इन्वेस्टर्स मीडियम से लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं मार्केट्स के ऊपर, आई थिंक उनके लिए अच्छी वैल्यू ऑफर करता है बाजार 5000-5050 के लेवल के आसपास। तो मैं पर्सनली यहाँ पे बाइंग रिकमेंड करूंगा। हाँ, ये जरूर है कि यहाँ से 1-8% कोई नीचे और आ जाए तो मार्केट में अंदर होने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म डायरेक्शंस हैं, इसलिए उनके साथ निर्वाह करना एक बार इन्वेस्टर को दिमाग में रख के करना पड़ेगा काम। अनिल, धीरूभाई अंबानी कंपनियों में आपको क्यों लगता है इस तरह का धक्का लगा? कुछ कंपनियों के नतीजे आए और नतीजों ने निराशा जरूर दी है, लेकिन जिस तरह से ये टूटे हैं 7%, 8%, 9%, क्या इनमें डाउनसाइड बढ़ गया है? शॉर्ट साइड में रहने में फायदा मिलेगा? देखिए, एक्चुअली क्या है कि एक तो सेंटीमेंट जो है पर्टिकुलरली इन कंपनीज के आसपास वो भी कोई इतना फेवरेबल रहा नहीं है पिछले लगभग कुछ क्वार्टर्स में। उसके अलावा रिजल्ट जब खराब आते हैं तो वो डबल वैमी हो जाता है। एनीवेज ये स्टॉक्स जो थे आउट ऑफ इन्वेस्टर्स फैंसी थे फॉर अ व्हाइल नाउ। तो टू दैट एक्सटेंट मुझे लगता है आई थिंक वो जो डैमेज हुआ है वो डैमेज अभी खराब नतीजों के चलते हुए फर्दर हुआ है। एंड सजेशन वुड बी टू स्टे अवे फ्रॉम दीज काउंटर्स फॉर सम मोर टाइम, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इन वैल्यूएशंस के ऊपर अगर आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो वो काफ़ी अट्रैक्टिव दिखते हैं।
लेकिन जब तक सीरियस बाइंग नहीं इमर्ज होती तब तक सीरियस राइज इन स्टॉक्स में आए ऐसा मुझे नहीं लगता। इंफ्रा स्टॉक्स क्यों आपको लगता है इतने कमजोर हो गए, चाहे वो पुंजलॉयड हो, IVRCL हो, IRB इंफ्रा हो? क्या हुआ कि इस तरह की गिरावट आ गई, और क्या इनमें खरीदेंगे या दूर रहेंगे? देखिए, बहुत दिनों से ये आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा था कि जो NAV है उसकी कोई 60% वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, कोई 50% वैल्यूएशन पे अवेलेबल है एंड सो ऑन। लेकिन जो चैलेंजेस हैं पर्टिकुलरली कमोडिटी प्राइसेस को लेके, पर्टिकुलरली बिजनेस के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को लेके, पर्टिकुलरली लैक ऑफ क्लैरिटी ऑन द गवर्नमेंट साइड, फिर इन्फ्लेशन भी हमारे को जो बाय एंड लार्ज खाने को दौड़ती है, जिसकी वजह से जो हमारी एबिलिटी है गवर्नमेंट की टू अनाउंस बिग टिकट प्रोजेक्ट्स, वो भी कहीं ना कहीं बैक सीट लेती है। और जिस किस्म के एजिटेशंस भी हो रहे हैं, ये भी मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये दिखाती है कि गवर्नमेंट की जो अटेंशन है वही ना सब इश्यूज को एड्रेस करने में लगेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टीमेटली रिमेन्स द बिगेस्ट स्पेंडर फॉर दीज कंपनीज। सो टू दैट एक्सटेंट आई थिंक जो सेंटीमेंट है वो काफ़ी ख़राब है, और जो रिजल्ट्स हैं और जो चैलेंजेस हैं जो मैंने आपके दर्शकों से शेयर किए वो अपनी जगह पे कायम हैं। तो केस जो है वो बिगड़ता ही दिख रहा है इन कंपनीज के लिए, फ्रॉम फंडामेंटल स्टैंड पॉइंट एंड फ्रॉम द सेंटिमेंटल स्टैंड पॉइंट। तो आई वुड से कि अभी शायद इनमें भी आपको दूर रहने के लिए ही मैं आगाह करूंगा। मेटल्स में खासकर दो स्टॉक सेसागो और हिंडाल्को के लिए काफी खराब सेशन था। हिंडाल्को के तो नतीजे आए, वैसे देखेंगे मुनाफा काफी बढ़ गया, लेकिन उसमें अन्य आए यानी कि अदर इनकम का बहुत बड़ा हाथ था। क्या करें इनमें अब? जी, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा अभी भी मेटल स्टॉक्स, क्योंकि अगर आप देखें जो आउटलुक है मेटल्स को लेके वो अभी भी काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन है। और अभी पिछले दिनों में टाटा स्टील ने 52 वीक लो भी बनाया था। तो इन सब चीज़ों के चलते हुए इट बिकम्स डिफिकल्ट। आई थिंक कमोडिटी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पे अभी मुझे चैलेंजेस काफ़ी लगते हैं। जैसे यूरोप की जो ख़राब खबरें आती हैं, जब US से ख़राब खबरें आती हैं, तो इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम कमोडिटी प्राइसेस के ऊपर आता हुआ देखते हैं। तो क्योंकि एंग्जाइटी माहौल में है, अनसर्टेनिटी माहौल में है, इसलिए कुछ क्लियर कॉल ले पाए ऐसा नहीं लग रहा है। हालांकि वैल्यूएशंस वाइज ये थोड़े से अट्रैक्टिव दिखते हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो कमोडिटी स्टॉक्स हैं वो दे माइट नॉट एंजॉय द काइंड ऑफ मल्टीपल दैट दे आर यूज्ड टू एंजॉयिंग, क्योंकि जो ग्लोबल एनवायरनमेंट है वो काफ़ी अनसर्टेन हुआ है। इसलिए मेटल में भी मेरे को लगता है अवॉइड करना ही बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। चलिए, तो मेटल से भी आप कह रहे हैं कि दूर रहना चाहिए। आज हमने देखा दूसरे दिग्गजों में भी काफ़ी बिकवाली थी। रियल एस्टेट में DLF ले लीजिए, वहाँ तो कुछ खबरें भी आई, कुछ पेनल्टी लगने वाली है। उसके बाद अगर आप देखें JP एसोसिएट्स के लिए काफ़ी ख़राब सेशन था। इनको कैसे प्ले करें? ये भी तो हैवी वेट्स हैं। देखिए, हालांकि थोड़ा सा रियल एस्टेट में वैल्यूएशंस को लेके थोड़ा सा हम लोग आश्वस्त होना शुरू हुए थे, क्योंकि एक तो और नीचे नहीं गिर रहे थे, और दूसरा ये कि कहीं ना कहीं जो कंजम्पशन थीम है जिसके ऊपर काफ़ी मार्केट डिपेंड करती है, किसी न किसी वैल्यूएशंस पे वो शायद उसका इम्पैक्ट, रब ऑफ इम्पैक्ट हमारे रियल एस्टेट स्पेस पे भी आता। लेकिन एक ख़राब खबर के चलते हुए जो DLF के कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया की जो आई है, उसमें आई थिंक उन्होंने जो पेनल्टी स्लैब की है, उससे जो बचा खुचा सेंटीमेंट था उसको फर्दर झटका लगा है। तो हालांकि मैं नीचे के लेवल पे DLF जैसी कंपनीज में ज़रूर बाइंग का ध्यान रखूंगा, लेकिन फिर भी देखना ये पड़ेगा कि ऐसी खबरें इनके सेंटीमेंट को कितना इम्पैक्ट करती हैं। तो मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है ऐसे स्टॉक्स में एंटर करने की, क्योंकि जो आसपास का हमारे माहौल है पर्टिकुलरली अराउंड द रियल एस्टेट कंपनीज, देयर इज नॉट गोइंग टू बी अ केस वेयर देयर इज गोइंग टू बी अ रनअवे रैली। तो आराम से इंसान एंट्री कर सकता है, स्कैटर कर सकता है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इन रियल एस्टेट स्टॉक्स, बट देन आई वुड स्टिल बी लुकिंग इनटू कंपनीज लाइक गोदरेज प्रॉपर्टीज, मे बी इंडियाबुल्स प्रॉपर्टीज और DLF, सम ऑफ द क्वालिटी स्टॉक्स विच आर एक तो अच्छा नाम हो और दूसरा कैश हो बैलेंस शीट पे। ये दो आई थिंक क्राइटेरिया हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए इन स्टॉक्स में कोई भी इन्वेस्टर एंटर करने की सोच सकता है। आज अगर आप देखें कहां से सपोर्ट मिला बाजार को, तो वो था IT क्षेत्र, डिफेंसिव है। अगर आप देखें इन्फोसिस, TCS बहुत ज़्यादा टूट चुके थे, तो कई लोग कह रहे हैं कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो गए हैं। आप क्या कहेंगे, क्या इनमें खरीदारी बनती है? 2400 के आसपास इन्फोसिस खरीदना चाहिए? देखिए, हालांकि फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट की अच्छे स्टॉक्स हैं, रीजनेबली गुड वैल्यूएशन अवेलेबल हैं, आई एम श्योर ये केस तो ज़रूर बनता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रेरियन बाय आप कर सकें। लेकिन US का जो माहौल है उसको लेके अभी भी पूरी तरह से चिंता मुक्त नहीं हुए। इसलिए फर्मली आके मैं बोलूँ कि भाई आप गो एड एंड विदाउट एनी फियर यू कैन बाय इनटू IT स्टॉक्स, मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा बोल्ड रहेगा इस पॉइंट इन टाइम पे। आई थिंक IT स्टॉक्स में भी डिफेंसिव प्ले ज़रूर आज के सेशन में इमर्ज हुए हैं, मगर 1 or 2 more bad news from the US side could again get them into a lower level। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे भी
अभी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से ज़्यादा मुनासिब रहेगी। चलिए, तो वेट एंड वॉच की पॉलिसी फिलहाल वो कह रहे हैं अपनाना चाहिए आपको यहाँ पर, और साथ ही उनको लगता है कि निफ्टी 5000 के आसपास खरीदारी बनती है, और आज 5035 पे गया, तो एक डिप्स में खरीदारी का, यानी कि गिरावट में खरीदारी का माहौल है फिलहाल इस बाजार में। वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन इस ब्रेक के बाद गजेंद्र बताएंगे अपने पसंदीदा शेयरों के बारे में जिनमें पैसे लगाकर आप कर सकते हैं जोरदार कमाई।